आपने भी अच्छे से पढ़ाई की थी और अच्छे से एग्जाम भी लिखा था, फिर भी आपके मार्क्स टॉपर्स से कम क्यों आए हैं? अगर आपको एग्जाम्स में फुल मार्क्स चाहिए तो उसके लिए आपको आंसर का सही फॉर्मेट पता होना चाहिए और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको अपना आंसर लिखना होगा। हेलो एंड वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आज हम बात कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश की और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिकल पैराग्राफ का फॉर्मेट, क्योंकि ये मुझसे मेरे सब्सक्राइबर्स ने पूछा है। अगर आप भी किसी क्वेश्चन का फॉर्मेट चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ के फॉर्मेट को मैंने 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपको इन सातों पॉइंट्स को याद रखना है। ये ऐसा नहीं है कि ये 7 पॉइंट्स मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, ये सब के सब आपको सीबीएसई पर दिए गए हैं, तो हम सीबीएसई के फॉर्मेट को ही फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है, एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी लेसन की एक शॉर्ट समरी लिख देनी है या जस्ट उसको डिस्क्राइब करना है। एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हुए आपको उसको एनालाइज करना होता है, समझना होता है, 2 चीजों को 4 चीजों को कंपेयर करना होता है और उसके बाद आपको अपना कंक्लूजन लिखना होता है कि आपको क्या लग रहा है। ये फॉर्मेट आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर इस तरीके से दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूल नंबर 2, इट कैरीज नो टाइटल और हेडिंग। इसमें आपको कोई भी टाइटल नहीं लिखना, किसी भी तरीके की हेडिंग नहीं देनी है। ये डाउट बहुत से बच्चे पूछते हैं, ध्यान दीजिए। रूल नंबर 3, इट इज नॉट टू बी पुट इनसाइड एनी बॉक्स। इसको किसी बॉक्स के अंदर नहीं लिखना है। सिंपल आप जैसे अपना पैराग्राफ लिखते हैं उस तरीके से इसको आपको लिख देना है। जैसे हम नोटिस को बॉक्स के अंदर रखते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड को बॉक्स में रखते हैं, ऐसे नहीं रखना है। रूल नंबर 4 कहता है, इट हैज टू बी रिटन इन 1 पैराग्राफ ओनली एंड इन 100 to 120 वर्ड्स। माइंड दिस रूल ऑल्सो। ये भी बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन है कि कितने पैराग्राफ में लिखना है। सिर्फ 100 से 120 वर्ड्स में ही लिखना है और एक पैराग्राफ ही होना चाहिए। रूल नंबर 5 is very important for the body part. Write functional language to show trend and comparison. Functional language का इस्तेमाल कीजिए, बताइए the marks are in rising trend. The marks in Hindi have been declining over the years. Functional language में किस तरीके के वर्ड्स या फ्रेजेस का यूज होना चाहिए वो मैंने इस वाली वीडियो में बताया हुआ है, आप इसको जाकर देखिए। रूल नंबर 6, do not write personal pronouns. आपको वहां पर कुछ भी ऐसे नहीं लिखना है, आई थिंक द प्राइसेस आर राइजिंग। आई थिंक नहीं लिखना है, मैं क्या सोच रहा हूं ये मैटर नहीं करता है। आपको लिखना है द ग्राफ सेज द प्राइसेस आर राइजिंग या इट सीम्स फ्रॉम द ग्राफ दैट द प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग। पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। रूल नंबर 7 विच इज आवर लास्ट रूल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा है, मैम पैराग्राफ को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें अच्छे तरीके से लिख सके। तो देखिए, पैराग्राफ को आप अपने को टोटल 10 लाइनों में बांट लीजिए। 10 लाइन में हमारे ऑन एन एवरेज 100 to 120 वर्ड्स हो जाते हैं। तो पहली 2 लाइन में तो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जो होता है पैराफ्रेजिंग करना। बाद की 6 से 7 लाइनों में आप अपना पूरा बॉडी पार्ट इंक्लूड करेंगे और लास्ट की 2 लाइनों में आपको क्या लगता है इस सारे ट्रेंड से, इस बार ग्राफ से, चार्ट से, इंफॉर्मेशन से क्या पता लग रहा है, वो सब हम लास्ट की 2 लाइनों में कंक्लूजन में लिखेंगे। यहां पर एक चीज बताना चाहती हूँ, एक स्टूडेंट ने मुझे मेरी वेबसाइट पर आंसर लिखकर भेजा, तो उन्होंने क्या किया है, इंट्रोडक्शन लिखा, उसके नीचे 2 लाइनें लिख दी, उसके नीचे फिर लिखा बॉडी पार्ट, फिर बाकी की 6-7 लाइनें। तो ये इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब अलग से मेंशन नहीं करना है। आप हमारे चैनल होमवर्क हेल्प बाय आरजी पर जाकर प्लेलिस्ट सर्च करें एनालिटिकल पैराग्राफ, आपको वहां पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और उनमें हर एक चीज को मैंने पूरा डिटेल में कवर किया है। उसको देखिए, हर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मेरी की हुई मेहनत भी सफल हो जाए। तो फाइनल एग्जाम से पहले जो भी आपके डाउट्स हैं जल्दी जल्दी कमेंट में लिखकर मुझसे पूछिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।